नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा अध्ययन का विषय है राज्यसभा की शक्तियाँ, अधिकार एवं कार्य तथा राज्यसभा की उपयोगिता और आलोचना। इस विषय पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। राज्यसभा की शक्तियाँ। राज्यसभा की शक्तियों के विषय में चर्चा करने से जो उस राज्यसभा की शक्ति का पहला बिंदु है विधायी शक्तियाँ। धन अथवा वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। साधारण विधेयक तब तक पारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह राज्यसभा में पारित न हो जाए। राज्यसभा की शक्तियों के बिंदुओं के अंतर्गत जो अगला बिंदु है संविधान में संशोधन। संविधान में प्रत्येक संशोधन के लिए राज्यसभा के 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा संशोधन नहीं हो सकता। अर्थात भारतीय संविधान के संशोधन में राज्यसभा का विशेष महत्व होता है। राज्यसभा की शक्ति या कार्यों के अंतर्गत जो अगली शक्ति राज्य सूची से संबंधित विषय। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इस प्रस्ताव के पारित होने के उपरांत संसद को 1 वर्ष तक के लिए उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्यसभा यदि चाहे तो इस कानून को पुनः एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा सकती है। यह शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है, यह राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है। राज्यसभा की शक्तियों के अंतर्गत जो अगला शक्ति के रूप में जो बिंदु है न्यायिक शक्तियाँ। राज्यसभा को लोकसभा के समान ही राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाने या उसकी जांच करने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का भी उसे अधिकार है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का भी राज्यसभा को लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा की शक्तियाँ या कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है वित्त संबंधी अधिकार। वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा अनुमोदन हेतु प्रेषित वित्त विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों के लिए रोक सकती है। वह विधेयक को पारित करे या न करे, किंतु 14 दिन के बाद वह वित्त विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित हुआ माना जाता है। अगला जो कार्य है कार्यपालिका संबंधी अधिकार। राज्यसभा केवल मंत्रियों से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ कर सकती है, उसके कार्यों व नीति की आलोचना कर सकती है, किंतु वह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती है। राज्यसभा की शक्तियाँ अधिकार या कार्यों के अंतर्गत जो अगला अधिकार है अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। यह शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है, यह राज्यसभा का विशिष्ट अधिकार है। राज्यसभा की शक्तियों के अंतर्गत जो अगली शक्ति है संकटकालीन उद्घोषणा संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति की संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों द्वारा प्राप्त होनी विशेष रूप से आवश्यक है।
यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई हो तो उस समय लोक घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। राज्यसभा के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य या शक्ति है, विविध शक्तियाँ। मनोनीत सदस्यों को छोड़कर संपूर्ण राज्यसभा भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर की गई उद्घोषणाओं को जारी रखने के लिए लोकसभा के साथ राज्यसभा का अनुमोदन भी अति आवश्यक है। राज्यसभा की शक्तियों की विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन है बल्कि यह द्वितीय महत्व का सदन है, लेकिन इसकी शक्तियों से उसका महत्व भी स्पष्ट होता है। लोकसभा की तुलना में निर्बल होते हुए भी राज्यसभा की शक्तियों का अत्यंत महत्व है। इस विषय पर M.B. पायली ने कहा है कि राज्यसभा एक निरर्थक अथवा व्यवस्थापन पर रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है, वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र का आवश्यक अंग है, केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नहीं है। राज्यसभा की उपयोगिता और आलोचना, इस बिंदु का विस्तृत अध्ययन करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के पारस्परिक संबंधों में से यह नहीं समझना चाहिए कि राज्यसभा एक निरर्थक संस्था है। राज्यसभा को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां भी प्राप्त हैं। इस विषय में गोपालास्वामी अयंगर ने राज्यसभा की उपयोगिता के संबंध में कहा था कि संविधान के निर्माताओं का राज्यसभा को रखने का यह उद्देश्य था कि यह सदन महत्वपूर्ण मामलों पर शानदार वाद विवाद करे और उन बिलों को पारित करने में विलंब करे जो शीघ्रता से लोकसभा में पारित कर दिए जाते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आपातकालीन घोषणा पर राष्ट्रपति को राज्यसभा की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है और न्यायालय के रूप में बैठकर महाभियोग की जांच भी कर सकती है। राज्यसभा की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका गठन राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है, जैसा कि अमेरिका की सीनेट में है। इस विषय में गिरधारी लाल का मत है कि राज्यसभा का गठन दलीय आधार पर होता है, इसीलिए इसे एक राज्य विधानमंडलों की राजनीतिक दलों की सभा ही कहा जाना चाहिए, ना कि राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसी स्थिति में धन और बल का प्रयोग अपना करिश्मा दिखा सकता है। राज्यसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, इसीलिए राज्यों के बहुमत प्राप्त क्षेत्रीय दल सांसद या संसद में भी स्थान प्राप्त कर लेते हैं। यह राष्ट्रीय हित में नहीं है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन भी अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा का प्रयोग एक राजनीतिक आश्रय स्थल के रूप में किया जाता है। ऐसा देखने में आया है कि जो नेता चुनाव नहीं जीत पाते वे राजनीतिक दलों की बैसाखी पर राज्यसभा के सदस्य बनकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। जहाँ तक राज्यसभा की आवश्यकता का प्रश्न है, इसका अस्तित्व उपयोगी ही सिद्ध हुआ है। अब तक का राजनीतिक घटनाक्रम यह स्पष्ट करता है कि यदि राज्यसभा देवताओं का सदन नहीं बना तो इसने स्वयं को दुष्टों और प्रतिक्रियावादियों का सदन भी नहीं बनने दिया। वास्तव में राज्यसभा ना तो अमेरिकी सीनेट के समान बहुत शक्तिशाली है और ना ही ब्रिटिश लॉर्ड सभा के समान अनुपयोगी। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था राज्यसभा की शक्तियाँ, अधिकार एवं कार्य तथा राज्यसभा की उपयोगिता और आलोचना, तो इन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।